हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केटी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के अंदर जैव विकास के सिद्धांत, थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो अभी तक हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि जो जैव विकास है उसमें जीवन की उत्पत्ति खास रूप से कैसे होती है, और जब जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हो जाती है तो उसके बाद उसके कौन कौन से एविडेंस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जैव विकास हुआ है, इसके संबंध में ऐसे कौन से थियरी हैं, सिद्धांत हैं, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि वास्तव में इवोल्यूशन की वजह से ही नए जीवों की उत्पत्ति हुई है या फिर जीवों के अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हो पाया है। तो जैव विकास की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की अगर बात करें, तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस साइंटिस्ट हैं वो लैमार्क और डार्विन साहब हैं। तो लैमार्क और डार्विन ने जो अपना सिद्धांत दिया, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो थियरी सबसे पहले प्रस्तुत की, उसके बेसिस पे हम मानते हैं कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो इसी तरह से हुआ होगा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डिब्रेश। उन्होंने इनके बाद अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जो इवोल्यूशन है वो ऑलरेडी आपके अनुसार नहीं, कुछ इस तरह से भी होता है। तो क्या कहा था लैमार्क ने, क्या कहा था डार्विन ने, और किस तरह के सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे ह्यूगो डिब्रेश, आज हम इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं लैमार्कवाद को। तो लैमार्किज्म क्या होता है? जैव विकास के संबंध में जो सबसे पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वो लैमार्क के द्वारा प्रस्तुत किया गया 1809 ईस्वी में, और जिसे इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजी। तो जो लैमार्क का सिद्धांत था वो कुछ बातों पर आधारित था, निम्न तथ्यों पर आधारित था। वो कौन कौन से तथ्य थे, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिससे लैमार्क ने बताया कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो सबसे पहला जो उनका जो कॉन्सेप्ट था कि जीवों के अंदर जो जैव विकास की जो प्रक्रिया होती है उनकी कुछ वजहें होती हैं। उसमें से एक खास वजह होती है अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। तो लैमार्क का मानना था कि अगर कोई भी जीवधारी अपने पूरे जीवन काल में जिस भी अंग का जितना अधिक उपयोग करता है वो अंग उतने अधिक विकसित होने लगते हैं, और जिसका उपयोग वो कम से कम करता है वो अंग उतने कम विकसित होने लगते हैं। तो लैमार्क का क्या मानना था कि अगर हम अंगों का उपयोग अधिक से अधिक करते हैं तो आने वाली नई पीढ़ियों में उन अंगों का विकास ज़्यादा होता है, और जिन अंगों का हम उपयोग कम करते हैं उन अंगों का विकास कम होता है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि माना जाता है कि भविष्य का जो मानव है उसका मस्तिष्क ज़्यादा विकसित होगा उसके बॉडी के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में और भविष्य में मनुष्य अपने मस्तिष्क का उपयोग सबसे ज़्यादा कर रहा है और करेगा, तो ऐसी स्थिति के कारण उसके मस्तिष्क का विकास अधिक से अधिक होगा। इसी तरह से जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, कृमि परिशेषिका होती है, निमेषक पटल होती है, मनुष्य की पुच्छ कशेरुकाएं होती हैं, इनका विकास अब नहीं होता है, अब बहुत कम मात्रा में इनका विकास होता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इनका उपयोग अब हमारे शरीर के अंदर कम होने लगा है। ऐसी स्थिति की वजह से धीरे धीरे ये अंग आने वाली नई पीढ़ियों में हो सकता है पूरी तरह से विलुप्त हो जाए। तो ये किस वजह से हुआ? अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के बेसिस पे हुआ। दूसरी कड़ी में इन्होंने बात की थी उपार्जित लक्षणों की वंशागत थी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पर। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अब ऐसे लक्षण जो हम पूरे जीवन काल में, अगर जैसे मान लेते हैं पूरे जीवन काल के अंदर अगर ऐसा हम कोई कार्य करते हैं, ऐसी कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, पूरे जीवन काल भर हम मेहनत करते हैं जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से हो पाता है, तो वो जो लक्षण हमने अपने पूरे जीवन काल में प्राप्त किए हैं, ऐसे जो डेवलपमेंट जो हमें पूरे जीवन काल के अंतर्गत मिले हैं, वही लक्षण हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर होंगे। तो वही लक्षण जब अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होंगे तो ऐसी स्थिति के कारण जो नई पीढ़ियां होंगी उनमें कुछ अच्छे लक्षण हमें पहले से देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी जीवधारी अपने जिस भी अंग का अधिक से अधिक उपयोग करेगा तो आने वाली पीढ़ियों के अंदर उन अंगों का विकास अपने आप अधिक होने लगेगा, और जिनका उपयोग वो कम करेगा उनका विकास ऑटोमेटिक कम होने लगता है। तीसरे नंबर को उन्होंने कहा था बड़े होने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू इंक्रीज। तो इसमें क्या है कि जीवधारी अपनी आवश्यकता के अनुसार वो जनरली अपने अंगों का विकास और विकास करना हो या न करना हो
वो कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लैमार्क ने क्या किया, एक अफ्रीकी जिराफ का एग्जाम्पल दिया। उसमें उन्होंने बताया कि जो अफ्रीका का जिराफ था, जब वहाँ का वातावरण शुष्क होने लगा, पूरी तरह से वहाँ पे रेगिस्तान में बदलने लगा, तो ऐसी स्थिति के कारण जो अफ्रीकी जिराफ थे वो घास फूस पे न डिपेंड होके वो वहाँ के पेड़, जब घास फूस सूखने लगे तो जाहिर सी बात है वो खाने के लिए मरते, तो वो न मरे। ऐसी स्थिति के कारण वो बड़े पेड़ पौधों की पत्तियों को अपनी गर्दन और अगली टांगों को अधिक से अधिक खींचने लगे, उचकाने लगे, और बड़े पौधों की पत्तियों को खाने के लिए वो बार बार मेहनत करने लगे, जिससे उनकी गर्दन और टांगे धीरे धीरे उनमें खिंचाव होने लगा, और ऐसी प्रवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। परिणाम के तौर पे अफ्रीकी जिराफ में जो अगली टांगे और गर्दन थी वो लंबी हो गई। तो उन्होंने इस तरह से एक कॉन्सेप्ट दिया कि जीवों में जिन अंगों का उपयोग हम अधिक से अधिक करेंगे उनमें उसका विकास भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट नंबर में उन्होंने बताया कि वातावरण का सीधा प्रभाव। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी जीवधारी जिस भी तरह के वातावरण में रहेगा, जिस भी तरह के एटमॉस्फेयर में वो रहेगा, उस पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बात करें अगर एग्जाम्पल के तौर पे, जब कोई स्टूडेंट होता है, अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ता है, अच्छे माहौल में रहता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, उसके स्कूल और कॉलेज भी अच्छे होते हैं, पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छी क्वालिटी वाले ही होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, तो बेहतर शिक्षा मिलती है, बेहतर उनको खाने पीने को मिलता है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। तो ऐसी स्थिति से उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो एक गरीब बच्चे की अपेक्षा एक रूरल एरिया में रहने वाले जो निहायत गरीब परिवार से बिलोंग करता है लड़का, जिसे न तो अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, न ही अच्छा पोषण मिल पा रहा है, उसके कंपेयर में उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बेहतर तरीके से होता है। तो जो वातावरण होता है उसका हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम बात करें कि जैसे आपने सुना होगा घिंगा रोग होता है और कई तरह की समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो खास रूप से संतुलित आहार न मिलने की वजह से होती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, खास रूप से कोई भी बच्चा होगा अगर मुख्य रूप से, तो ऐसी स्थिति में अगर हम उसे संतुलित आहार उपलब्ध कराएं तो उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। तो इन्होंने मुख्य रूप से लैमार्क ने जो एग्जाम्पल के तौर पे उपयोग किया, इन्होंने अफ्रीका का जिराफ लिया। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लैमार्क ने बताया कि जो अफ्रीका का जिराफ था, इसकी गर्दन और अगली टांगे किस वजह से लंबी हुई, क्योंकि इसने अपनी गर्दन और टांगों का उपयोग अधिक से अधिक किया अपने पूरे जीवन काल में, और ऐसी स्थिति के कारण ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही भोजन की प्राप्ति के लिए। इस कारण से जिराफ में जो गर्दन थी और अगली टांगे थी वो धीरे धीरे लंबी होने लगी, और यही जो लक्षण था अगली पीढ़ियों में वंशागत होने लगता है। मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो जिराफ थे वो लंबी गर्दन और लंबी टांगों के साथ उनके बच्चों का जन्म होने लगा। इसी तरह से उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल सर्प का दिया। तो उन्होंने बताया कि जो सर्प थे वो जनरली झाड़ियों में चलने में उन्हें ढेर सारे में पैर होते हैं, तो झाड़ियों में चलने में उन्हें परेशानी होने लगी। तो ऐसी स्थिति में वो रेंग कर चलने लगे। जब रेंग कर चलने लगे तो उनके पैरों का उपयोग धीरे धीरे खत्म होने लगा, और इस तरह से उनके पैर धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो वो अपनी गर्दन और टांगों का उपयोग जिराफ अधिक किए, इस वजह से गर्दन और टांगे लंबी हो गई, तो यहाँ उपयोग अधिक कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि सर्प जो होते हैं अपने पैरों का उपयोग कम करने लगते हैं, इस वजह से उनके जो पैर होते हैं वो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों के अंदर वो क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि जो लैमार्क थे इनके सपोर्ट में भी कुछ साइंटिस्ट आते हैं और वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कुछ लोग इनके समर्थन में रहते हैं, काफ़ी साइंटिस्ट इनका विरोध भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि जो चीन देश है, तो चीन में क्या है कि जनरली वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं उनके पैर थोड़े बड़े होते हैं, तो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए वो अपने पैरों में तंग जूते पहनती हैं, लोहे के खास रूप से जूते पहनती हैं ताकि उनके पैर लंबे न होने पाए। तो पैर लंबे न हो इस वजह से वो लोहे के तंग जूते पहनती है। फिर भी आने वाली पीढ़ियों में उनमें क्या होता है कि जो खास रूप से जो स्त्रियां पैदा होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनमें पैर ऑलरेडी लंबे ही होते हैं। इसी तरह से हिंदू धर्म में आप देखते हैं कि परंपरा है
कि जो कान और नाक छिदवाने की, तो उसमें जनरली क्या होता है कि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि पहले से ही कोई छोटी सी बच्ची मतलब जिसका जन्म हो, न्यूबॉर्न बेबी हो, और उसमें पहले से उसके कान छेदे गए हो या फिर नाक छेदी गई हो, तो ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है, तो बेशक ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, फिर भी ऐसा कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर अब क्या होता है, तो डार्विन की आलोचना इस तरह से होने लगती है, लोग कहते हैं कि नहीं, इनका ये जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, गलत है। तो फिर क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट, जैसे खास रूप से जो बीजमान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बाद में जब मेंडल की थ्योरी आ जाती है तो उसके बेसिस पे वो जो बीजमान थे वो क्लियर करते हैं कि जो लैमार्कवाद है, लैमार्कवाद किस पे निर्भर करता है, जब कोई वातावरण का प्रभाव किसी कोशिका के ऊपर, पर्टिकुलर किसी सेल के ऊपर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति की वजह से उसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है खास रूप से, उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जिस वजह से जीन प्रभावित होता है, और जीन की जो प्रभावित जीन होता है उसकी वजह से जो नए लक्षण विकसित होते हैं वही अगली पीढ़ियों के अंदर वंशागत होते हैं। तो मैंने क्या बताया, तो इसे अब हम लोग कहेंगे नव लैमार्कवाद। तो नव लैमार्कवाद किस पे पूरी तरह से डिपेंड है, बीजमान की थ्योरी पे डिपेंड है। वो कहते हैं कि जब किसी भी वातावरण का प्रभाव किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर पड़ता है, किसी कोशिका के ऊपर पड़ता है, तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो उसके जीन को चेंज करने लगता है, और जो जीन में परिवर्तन आता है, उसी जीन के परिवर्तन से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वही लक्षण अगली पीढ़ियों के अंदर विकसित होने लगते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं नव लैमार्कवाद। दूसरा जो सिद्धांत, काफी चर्चित सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो डार्विन साहब ने प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग डार्विनिज्म थियरी कहते हैं। इनका जो सिद्धांत था ये भी काफी पॉपुलर हुआ। लैमार्क के बाद 1859 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपना दूसरा कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, दूसरी थियरी जो सबसे पॉपुलर थियरी प्रस्तुत की गई ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, वो थी डार्विन की थियरी। तो डार्विन की जो थियरी थी ये भी लैमार्क की थियरी के बाद काफी चर्चा में रही, और नियर अबाउट 40 सालों तक जो वैज्ञानिक थे उनका डार्विनवाद की थियरी में अटूट विश्वास रहा, जिसे हम लोग डार्विन का रोमांटिक पीरियड कहते हैं, भावुक काल कहते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि इनके भी कुछ लोग आलोचक हो जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, और बाद में पता चलता है कि नहीं, ये भी इनका भी थियरी जो है पूरी तरह से सही नहीं है। खास रूप से जब ये जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है, जिसे आप जानते हैं कार्ल कारेंस, ह्यूगो डे ब्रिज और एरिक सर्मैक सन 1900 ईस्वी में पुनः जब मेंडल के नियमों की खोज करते हैं, तो पता चलता है कि जो मेंडलवाद है वो उसकी वजह से खास रूप से क्या होता है कि एक पीढ़ी के जो लक्षण होते हैं अगली पीढ़ियों में वंशागत होते हैं, तब जाकर जो लोगों का विश्वास डार्विन के प्रति था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इस वजह से लोग डार्विन को भी फॉलो करना, मतलब उनकी जो थियरी थी उसे मानना धीरे धीरे उनमें अविश्वास दिखाने लगते हैं, उनको एक तरह से मानना बंद करने लगते हैं। फिर बाद में क्या होता है, डार्विन के भी जो सपोर्टर साइंटिस्ट होते हैं वो नव डार्विनवाद प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो डार्विन की थियरी है वो ऑलरेडी सही है, लेकिन होता क्या है कि ऐसे ही परिवर्तन या ऐसे ही लक्षण अगली पीढ़ियों के अंदर वंशागत होते हैं, अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर होते हैं, जो जीन से प्रभावित होते हैं। अर्थात देखिए, लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों में काफी सिमिलरिटी है। दोनों एक तरह से, वहां पे क्या कहा गया कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो अगर वातावरण में कोई परिवर्तन होता है, उस वजह से प्रोटोप्लाज्म में कोई चेंजिंग आती है जो जीन को प्रभावित करता है, और जीन फिर उस कैरेक्टर्स जो भी जिस भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है। जबकि डार्विनवाद में भी अगर आप देखेंगे तो जो डार्विन की थियरी है उसमें जो नव डार्विनवाद है, न्यू डार्विनिज्म है, उसमें भी खास रूप से बताया जा रहा है कि जो जीन है, जीन की वजह से जो कैरेक्टर प्रभावित होते हैं वही अगली पीढ़ियों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। अर्थात नई जनरेशन या नए जीनों की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, जीन पर निर्भर करती है। अगर जीन में किसी भी तरह के कोई परिवर्तन होते हैं तो उस वजह से नई तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जो डार्विन की थियरी है वो भी कुछ बातों पे निर्भर करती है, कुछ खास रूप से कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। वो क्या है कॉन्सेप्ट, आइए उनकी भी हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। तो जो डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन की जो थियरी है, उसमें भी खास रूप से जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता। तो इनॉर्मस फर्टिलिटी रेट होती है जीवों के अंदर, ये क्या होती है, तो
तो हम सभी जानते हैं कि जो जीवधारी होते हैं उनमें जनन की प्रक्रिया होती है। तो जनन के माध्यम से ही वो अपने जैसे जीवों को जन्म देने का कार्य करते हैं। तो डार्विन साहब का कहना था कि जीवों के अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है उससे संसार में अनेकों तरह की प्रजातियों में जनन की प्रक्रिया होती है, जिससे ढेर सारी प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। अब उनके बीच में क्या होता है, आपसी संघर्ष होता है। तो संघर्ष की वजह से जो सरवाइव करती है, जो बच जाती है, वही अगली जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। उन्हीं से वो एक तरह से उनमें स्टेबिलिटी आती है, और जो नहीं बचती हैं संघर्ष में पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। तो कहने का क्या मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऐसे समझें कि जैसे मान लेते हैं कि किसी भी तरह से जीवों में अगर मनुष्य की ही हम बात करें तो मनुष्य में जैसे आप देखते हैं कि कई तरह के जो मानव थे इवोल्यूशन के, जैसे क्रो-मैग्नन मानव, निएंडरथल मानव, होमो सैपियंस मानव, तो कई सारे मानव थे इवोल्यूशन में जो हम देखते हैं। तो अगर अलग अलग तरह के मानव में, तो जैसे क्रो-मैग्नन मानव, निएंडरथल मानव, ये सब मानव अब पृथ्वी पे नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो होमो सैपियंस है वो विकसित उन्हीं से हुए हैं। इसका मतलब उस टाइम पे अगर वो जो क्रो-मैग्नन या निएंडरथल मानव थे, अगर वो भी पूरी तरह से स्टेबल रहे होते तो आज उनकी भी प्रजातियां हमारी पृथ्वी पर पाई जाती। लेकिन अभी क्या है, केवल होमो सैपियंस सबसे विकसित प्रजाति के थे, तो जीवन के संघर्ष में ये सबसे आगे रहे, इस वजह से वर्तमान में ये सर्वाइव करते हैं, और बाकी के जो मानव थे वो एक तरह से विलुप्त हो जाते हैं। फिर इसी में है दूसरा इनका जो कॉन्सेप्ट है जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इनका ये मानना था कि जीवधारियों के अंदर अपने जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आपस में संघर्ष होता है। तो आप देखते हैं कि मानव के बीच में संघर्ष होता है, दूसरे जानवरों के बीच में संघर्ष होता है, एक स्पीसीज का किसी दूसरे स्पीसीज के साथ संघर्ष होता है। मतलब मानव क्या करता है, पेड़ पौधों वनस्पतियों को नष्ट करता है अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए या बचाने के लिए। इसी तरह से जैसे जो जंगली जानवर होते हैं उनको वो एक तरह से अपने से दूर करता है, जंगल को नष्ट करता है, शेर बाघ से बचने के लिए अपना एक पर्टिकुलर मकान या फिर स्थान बनाता है ताकि उसे किसी दूसरे जानवरों से खतरा न हो। तो एक तरह से क्या कर रहा है, अपने अस्तित्व को बचा रहा है। लेकिन हम अपने अस्तित्व को बचाने के साथ साथ जो जंगली जीवधारी हैं, जंगली जानवर हैं, उनके अस्तित्व को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, केवल अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए बाकी के अस्तित्व को हम नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसा सभी जीवों के अंदर होता है। जैसे हम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, लगभग जो मानव है सर्वाहारी में आता है। तो आप जानते हैं कि जो एक जंगल का शेर है वो क्या करेगा, किसी दूसरे जानवर को मार के खाएगा। तो वो दूसरे जो जानवर होंगे वो शेर से बचने के लिए, अगर वो जब तक उससे बचे रहेंगे उनका जीवन, उनका अस्तित्व बचा रहेगा। जिस दिन वो उसके संपर्क में आते हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब रही बात कि ऐसा कोई जीवधारी जिसकी पहली कोई नई प्रजाति उत्पन्न हुई है, अगर वो नष्ट हो गई तो फिर उसका अस्तित्व वहीं पे समाप्त हो जाएगा। और अगर उसने जन्म कर लिया तो और उसकी संख्या बढ़ रही है, और इस तरह से जनन की वजह से उसकी कुछ संख्या बढ़ी और अलग अलग स्थानों पे वो एक तरह से फैल गए और वहाँ पर भी वो जन्म कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे उनका अस्तित्व इस संसार में बढ़ने लगता है, बना रहता है। तो सभी जीवों के अंदर ये प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे योग्यतम की अतिजीविता, या फिर इसी को कहेंगे योग्यतम की उत्तरजीविता, और इसे भी हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, योग्यतम की उत्तरजीविता है, इसमें क्या होता है कि जो डार्विन थे उनका मानना था कि संसार में कई तरह के प्राणी होते हैं, चाहे वो जंतु की हम बात करें, पौधों की बात करें, जिनमें जो सर्वाइवल की जो कैपेसिटी होती है, जीवन को बनाए रखने की जो क्षमता होती है, जिनमें सबसे अधिक होती है वही केवल इस संसार में बने रहते हैं, और जिनमें सर्वाइवल की क्षमता कम होती है वो इस संसार में स्टेबल नहीं रह पाते। अर्थात कुल मिला के कॉन्सेप्ट सेम सा है, एक जैसा ही है। यहाँ पे जो सबसे अधिक योग्य होंगे, जैसे मनुष्य क्या है, इस संसार का सबसे योग्य प्राणी है, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है। बाकी चाहे वो दूसरे जीवधारी हो या फिर वो कोई ग्रह हो, यहाँ तक कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, चाहे वो फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, किसी भी तरह का है, हर चीज़ को हम स्टडी करते हैं, उसमें कुछ अपने अनुसार परिवर्तन करने की कोशिश भी करते हैं, या फिर खुद को उसके अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम हमेशा करते रहते हैं। तो एक तरह से जो जैसे आप देखते हैं जो खास रूप से जैसे गिद्ध
प्रजातियां हैं वो अब इस समय में आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन आज से करीब 10, 15, 20 साल पहले अगर आप देखते थे तो कहीं पे भी अगर हमारा जानवर जो हमें आसपास दिखाई देते थे, अगर कोई जानवर मर जाता था तो बड़े पैमाने पे गिद्ध और कौवे आते थे, उनके मांस को एक तरह से खा जाते थे बहुत जल्दी। लेकिन अब वो लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से क्योंकि एक तरह से जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, जो एक तरह से या फिर क्या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन है, इस वजह से जो रेडिएशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उस कारण से इनकी प्रजातियां दिन ब दिन घटती गई। वो एक तरह से इस तरह के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने योग्य नहीं थी। इस वजह से उनकी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे हैं, नष्ट होने की कगार पे हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता, अर्थात बदलते हुए वातावरण के अनुसार जो अपने आप को सबसे बेहतर ढालने का प्रयास करता है, केवल उसी की प्रजातियां ही इस संसार में सर्वाइव कर पाती हैं। अर्थात जिसका केवल प्रकृति चयन करती है, नेचुरल सिलेक्शन, जिसे प्रकृति जिस जीवधारी को चयन करती है अपने अनुसार, वही केवल सर्वाइव कर पाता है। लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे नई जातियों की उत्पत्ति। तो अब आप ध्यान दीजिए कि होता क्या है कि जब जिसमें सर्वाइवल की क्षमता सबसे अधिक होती है, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन भी होते रहते हैं और उन्हीं से नए जातियों की उत्पत्ति भी होती है। तो आने वाले समय में जो नए तरह के जीवधारी विकसित होते हैं, जो नई प्रजातियां विकसित होती हैं, वो खास रूप से किस वजह से होती हैं कि उनमें थोड़े बहुत कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो जेनेटिक स्तर पे होते हैं, जीन के स्तर पे होते हैं, चाहे वो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बेसिस पे होते हैं, या फिर मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी के बेसिस पे होते हैं। उन सभी की वजहों से नए तरह के जीवों की उत्पत्ति होती रहती है और ये भी एक वजह होती है जिस कारण से संसार में नए नए जीवों की उत्पत्ति होने की वजह से ही जो डार्विन की थियरी है ये इसी को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। अब इन्होंने भी क्या किया, अफ्रीकी जिराफ का एग्जाम्पल इन्होंने भी प्रस्तुत किया और बताया कि जो जिराफ थे वो वास्तव में छोटी गर्दन और छोटी टांगों वाले नहीं थे। जब अफ्रीका जो था वहाँ का जो एक तरह का जो जिराफ की जो प्रजातियाँ थी उसमें बड़ी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले, बड़ी टांगों वाले और छोटी टांगों वाले दोनों तरह के जिराफ थे। तो जब वहाँ का जो मैदान था वो एक रेगिस्तान में बदलने लगा, तो जो अफ्रीकी जिराफ थे जिनकी गर्दन और टांगें छोटी थी वो एक तरह से धीरे धीरे विलुप्त हो गए, अर्थात नष्ट हो गए, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिला, वो घासें नहीं चर पाए और एक तरह से खाने की वजह से ही खास रूप से उनकी डेथ हो जाती है। जबकि जो बड़ी गर्दन वाले जिराफ थे, जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे या फिर लंबी टांगों वाले जिराफ थे, वो बड़े पौधों की पत्तियों को और शाखाओं को खाकर अपना जीवन यापन करने लगे, जिस कारण से उनका जो चयन था उनका एक तरह से प्रकृति ने चयन किया और वही एक तरह से सर्वाइव करते रहे और उन्हीं की प्रजातियां आज भी पाई गई। तो इस तरह से जो जो डार्विन की थियरी है वो पूरी तरह से क्लियर होती है। फिर मैंने आपको इसी में बताया था अभी कि जो डार्विन थे उनके भी कई सारे साइंटिस्ट आलोचक हुए। फिर बाद में उनके जो सपोर्टर साइंटिस्ट थे उन्होंने नव डार्विनवाद प्रस्तुत किया और बताया कि जो नव डार्विनवाद है वो पूरी तरह से जीन पे डिपेंड करता है, अर्थात जो लक्षण जीन से प्रभावित होते हैं वही अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर होते हैं। ये बात डार्विन साहब भी कहते हैं। बाद में क्या होता है कि एक और सिद्धांत आता है जिसे हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थियरी या म्यूटेलिज्म कहेंगे इसे। तो ये जो म्यूटेशन थियरी है ह्यूगो डिब्रिज के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इन्होंने देखा कि एक सांड प्रिमरोज का पौधा होता है जिसे हम लोग कहते हैं इवनिंग प्रिमरोज। तो इसमें इन्होंने देखा जनरली जब क्रॉस कराया जो F1 और F2 जनरेशन के अंदर, खास रूप से जो F2 जनरेशन थी उसके अंदर इन्होंने कुछ अचानक से परिवर्तन देखे, मतलब कुछ नई तरह की प्रजातियां देखी और नए तरह के लक्षण देखे जो कि पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में या पहली पीढ़ी में और जनक पीढ़ी में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए थे। तो इन्होंने अचानक से जो नई पीढ़ियां थी F1 या फिर F2 जनरेशन जो थी उनमें अचानक से इनको कुछ नए लक्षण दिखाई दिए, नई तरह की प्रजातियां इवनिंग प्रिमरोज, सांड प्रिमरोज के पौधे में दिखाई दी। तो अब ये प्रजातियां जो नई दिखाई दी तब ये भी बड़ी सोच में पड़े कि आखिर ये कहाँ से हो गया, ये किस कारण से हुआ। तो इन्होंने बाद में ये क्लियर किया कि होता क्या है कि वातावरण के प्रभाव से जीनों में कुछ प्रभाव पड़ता है और जीन में जब परिवर्तन होते हैं तो उसी वजह से नई जातियों की
उत्पत्ति होती है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो म्यूटेशन थियरी क्या कहती है कि जो नए तरह के जीवधारियों की उत्पत्ति होती है, जो नए जातियों की उत्पत्ति होती है, वो किस कारण से होती है? जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होती है, अर्थात जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है। और इस कारण से संसार में नए नए जीवों की उत्पत्ति हमेशा होती रहती है। इस तरह से जो डार्विनवाद है, लामार्कवाद है और उत्परिवर्तनवाद है, वो पूरा मैंने आज आपको इसका ओवरव्यू बता दिया, क्लियर कर दिया। अगर आप को किसी तरह की समस्या रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इसके बाद किसी भी तरह का अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। धन्यवाद।